हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपके ही अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, एंड हम अब डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 7 को, जहां पर डिस्कस करने वाले हैं क्या भाई, कणों के निकाय तथा घूर्णी गति। मतलब चैप्टर नंबर 7 में हमें डिस्कस करना है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बेसिकली और उनकी घूर्णी गति को। मतलब दो पार्ट में हम इसको करेंगे डिस्कस। तो सबसे पहले जो हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास, एंड दो कणों से बने निकाय का द्रव्यमान केंद्र। सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़ेंगे हमें पता चलेगा बहुत सारे कणों से मिलकर के बनती है कोई सिस्टम। तो उसमें से हम इसमें टू पार्टिकल सिस्टम के सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे, दो कणों से बने हुए निकाय की हम सिर्फ बात करेंगे। आगे आने वाले सेशंस में हम n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी बातचीत करेंगे। तो शुरू करते हैं दो कणों से बने निकाय के द्रव्यमान केंद्र के लिए, और बेसिकली द्रव्यमान केंद्र होता क्या है उसकी बात करना। तो भाई जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी किसी भी तरीके का कोई भी पेमेंट, कोई सब्सक्रिप्शन की बात नहीं करते कि भाई कुछ दो चैप्टर्स आपने पढ़ी और उसके बाद कोई पेमेंट कर दीजिए, कोई सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं आता। तो चलिए भाई शुरू करते हैं हम इस सेशन को, एंड सबसे पहले डिस्कस करना शुरू करते हैं हम द्रव्यमान केंद्र को। तो जैसा कि ना, अगर मैं आपको विजुअलाइज कर रहा हूं कि आप अगर ऐसा महसूस करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, देखिए एक मान लीजिए कोई ये पिंड है, ये एक ऐसा कोई पिंड है, कोई ऑब्जेक्ट है ना। तो हमने अब तक तो यही पढ़ा था ना भाई कि इस पे मैंने क्या किया, इस पे एक F अमाउंट का फोर्स लगाया, बल लगाया। तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार लगाया गया बल अगर इस द्रव्यमान में त्वरण कॉज करा पा रहा है, मतलब एक्सीलरेशन कॉज करा पा रहा है, इसको चला पा रहा है, तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार हमने यही पढ़ा था कि लगाया गया बल अगर इसमें कॉज करा पा रहा है एक्सीलरेशन, तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आगे चला जाएगा। किंतु मैं क्या कहता हूं, मैं अगर इसको आपको समझने की कोशिश करूं तो मैं ऐसा कहता हूं कि यहां तो ये जो पूरा वस्तु है, पूरा जो पिंड है, ये तो विभिन्न कणों से मिलकर के बना होगा, खूब सारे कण होंगे इसके अंदर, है ना। इन बहुत सारे कणों से मिलकर के ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट बना होगा। मैं तो कुछ ही कण बना पा रहा हूं, ऐसे ही आप ये समझिए कि ये बहुत सारे कणों से मिलकर के ये पूरा पिंड बना हुआ है। और जब आपने इस वस्तु के ऊपर बल लगाया, तो ये लगाया गया बल सिर्फ और सिर्फ एक किसी बिंदु पर तो लगा नहीं होगा, इन सभी बिंदुओं पर लगा होगा, और ये बल इन सभी बिंदुओं को ए त्वरण से आगे लेके चल रहा होगा, है ना। तो ये थोड़ी सी बात समझ में आती है कि भाई जो मैं अभी होल एक ऑब्जेक्ट को पढ़ रहा था, वो पूरा होल ऑब्जेक्ट नहीं था, इसके बहुत सारे बिंदुओं पर लगाया गया बल था। तो इस चैप्टर में ऐसा क्या करने वाले हम, मतलब ये जो सेंटर ऑफ मास है, द्रव्यमान केंद्र, इसकी क्या जरूरत है, क्या करने वाले हैं। तो एक सिंपल सी बात समझिए ना, मैं एक छोटा सा बॉल ले लेता हूं, एक छोटी सी गेंद लेता हूं, और जरा इस गेंद में कुछ कुछ बातें करता हूं, जरा समझिए। इस गेंद में मान लेता हूं कि कुछ 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं, 6 7 और भी ले लीजिए, बहुत सारे कण होंगे। मैं किसी एक कण की बात करता हूं, इस गेंद को मैंने ऐसा ऐसा गोल घुमा करके फेंक दिया। क्या किया हुआ है, इस गेंद को ऐसा गोल घुमाया है और इसको आगे की तरफ बढ़ने दे रहा हूं। ये गेंद ऐसा गोल घूमता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। जब आप अपनी नजरें एक जगह रख करके देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि ये जो बीच वाला जो द्रव्यमान है ना, ये ऐसा लगेगा कि अपनी ही जगह पे है। लेकिन अगर मैं इस वाले द्रव्यमान की बात करूं, अगर मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, मैं इस द्रव्यमान की बात करता हूं, इस द्रव्यमान के लिए अगर देखें तो ये गेंद जैसे थोड़ी सी आगे की तरफ जाकर के जब लुढ़की होगी, तो ये जो यहां पर ये वाला डॉट था, है ना, ये डॉट अभी कहां आ चुका होगा भाई, तो मैं कह देता हूं यहां पर आ गया। और यही गेंद आगे की तरफ और बढ़ेगी तो यही वाला डॉट कहां पहुंच गया होगा भैया, यहां पहुंच जाएगा। मतलब इस डॉट की अकेले की बात करूं तो ये पर्पल कलर वाला ये डॉट ऐसा ऐसा करके, मैं नीचे बनाता हूं, ऐसा ऐसा करके चलेगा। जितनी बार ये गोल गोल घूम रहा होगा अब गेंद, उतनी बार ये ऐसे स्पाइरल में घूमता हुआ जाएगा। तो बड़ा ही टिपिकल सा काम है ना। क्या टिपिकल सा काम है भाई, कि ये किस प्रकार से मैं अब इसकी गति का आकलन करूं, क्योंकि आपने तो कहा था कि आप लगाओगे बल तो इसमें मिलेगा त्वरण। तो मैंने कह दिया भाई कि इसके ऊपर मैंने लगाया है F अमाउंट का फोर्स। पहले ये यहां था,
और ये त्वरण के कारण अब यहां पहुंच गया, मतलब पहले इसकी लोकेशन ए थी, अब ये बी पर पहुंच गया, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही पहुंचा है। लेकिन मुझे फील कैसा दे रही है, अगर एक बिंदु की बात करूं तो इस पे तो इसी तरीके से गोल गोल घूमता हुआ गया। लेकिन अगर आपकी नजर वहां पर नहीं, केंद्र पर है, इस केंद्र पे, तो ये केंद्र अभी भी यही था, अभी भी यही था। अगर इस केंद्र के लिए मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये केंद्र तो सीधे ऐसे ही चले जाएगा ना। केंद्र के लिए ऐसा गोल गोल ऐसा घूमता हुआ तो कुछ भी पाथ नहीं बनेगा भाई। तो केंद्र वाली लाइन बिल्कुल सीधे सीधे चली जाएगी, स्ट्रेट चली जाएगी। तो मैं ये मानता हूं अब कि अगर मुझे एक पिंड की, जो कि बहुत सारे कणों से मिलकर के बना होता है, उसकी गति का अध्ययन करना है, तो मैं इन सभी कणों की गति का अध्ययन ना करते हुए इसके बीचों बीच एक जो कण होगा बिल्कुल मध्य स्थिति में, कैसे निकालेंगे उस मध्य स्थिति के कण को, क्या होता है, ये सब की बात करेंगे। बस ये समझिए, इस ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर के जो सबसे बीचों बीच कण होगा, है ना, उसी कण के परितः मान लूंगा कि मैंने बल लगाया, और जो भी गति हो रही है उसी कण के लिए होती है। इसीलिए एक विमीय दिशा, मतलब एक दिशा दिखती है आपको, और यहीं पर ही आपका फोर्स और एक्सीलरेशन आपको निरूपित होता हुआ मिलता है। बात समझ में आ गई भाई। अगर मैं इसी प्रकार से किसी दूसरे कण के लिए भी करता तो ऐसा ही कुछ जिगजैग स्पाइरल मिलता। जैसे मान लीजिए एक बॉल को ऐसे स्पिन करता हो ऊपर की तरफ है और उसमें एक धागा निकला हो, है ना, ध्यान से सोचिएगा, एक गेंद है ऐसा, है ना, जो सिलाई लगी हुई क्रिकेट वाली बॉल, एक धागा ऐसा हल्का सा निकल गया और इस गेंद को ऐसा उठा करके ऐसा स्पिन करते ऊपर फेंके, तो ये धागा कैसा जाएगा, ऐसे ही होता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा होगा ना, धागा ऐसा ऐसा भी होगा और ऊपर भी बढ़ेगा। अब उस धागे की वर्टिकल वेलोसिटी हो रही है, कुल मिलाकर के वो धागा किधर जा रहा, ऊपर जा रहा, उसकी जो ऊर्ध्वाधर गति है उसको कैलकुलेट करना होगा, तो आपको ऐसे स्पाइरल में जाके कैलकुलेट करना होगा भाई। लेकिन वही उस गेंद के केंद्र की बात करूं तो सीधे ऊपर की तरफ जाएगा। तो होता बस ये है कि द्रव्यमान केंद्र वह काल्पनिक बिंदु, वह काल्पनिक केंद्र है जहां पर, काल्पनिक क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, मानते हैं, सिर्फ क्या मानते हैं कि इस पूरे पिंड का जो द्रव्यमान है वो कहां पर एकत्रित है भैया, इसी केंद्र पर, उसी को द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। किसी भी पिंड का टोटल द्रव्यमान ऐसा माना जाता है कि उसके केंद्र पर निहित है, और उसी केंद्र को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र। आई रिपीट, किसी भी पिंड का जो कुल द्रव्यमान होता है उसको हम मानते हैं कि कहां पर नियत है भाई, वो केंद्र पर नियत है, इसीलिए उसको कहते हैं हम द्रव्यमान केंद्र। आइए ना डेफिनेशन देखते हैं ना, जिसका किसी पिंड या पिंडों के निकाय का वह बिंदु जहां उस पिंड का निकाय संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित माना जा सकता है, उस बिंदु को द्रव्यमान कहते हैं, सेंटर ऑफ मास कहते हैं। क्यों कह रहे हैं, यह बात आपको समझ में आ चुकी है कि भैया एक पिंड होगा, एक वस्तु होगा, तो उसमें खूब सारे छोटे छोटे द्रव्यमानों से मिलकर के बना होगा, कई सारे अणुओं से मिलकर के वो बना है भाई। तो उन सभी के द्रव्यमानों को हम ट्रीट करके कोई भी फॉर्मुलेशन नहीं कर सकते, तो उसके केंद्र को लेते हैं। और कुछ मजेदार बात बताता हूं मैं इसमें, जरा सुनिए। अगर मैं कहूं ना बिंदु, ये जैसे एक एक डॉट जो बना है, एक एक कण है, ये एक एक क्या है भाई, कण है, ये एक एक द्रव्यमान है। ये मान लीजिए M1, ये M2, ये M3, ऐसे खूब सारे दिख रहे हैं, M4, M5, M6, Mn तक, ये n नंबर ऑफ कण है। लेकिन अगर ये एक एक कण की बात करें तो जैसे बिंदु निकाय की अगर बात करें, बिंदु द्रव्यमान की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन को ले लीजिए, प्रोटॉन को ले लीजिए, न्यूट्रॉन को ले लीजिए, इनका जो द्रव्यमान केंद्र होता है, ये बहुत छोटे कण हैं, ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के नहीं बने, ये सिंगल से, जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक ही द्रव्यमान है उसके पास में, ठीक है ना, ये बिंदु कण है, ये क्या कहलाता है, बिंदु कण। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों को मिलाकर के एक एटम बना, और वैसे वैसे बहुत सारे एटम से मिलाकर के ये एक वस्तु बना, तो इस वस्तु में तो एक द्रव्यमान नहीं है, खूब सारे द्रव्यमान है। तो पूरा वस्तु क्या है भाई, तो पूरा वस्तु एक निकाय हो गया, पूरा वस्तु एक सिस्टम हो गया, किसका, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। n मतलब भैया बहुसंख्यक द्रव्यमानों का एक समूह है ये पूरा एक वस्तु। आई थिंक अब आपका सोचने का नजरिया बदल सकता है कि किसी वस्तु को अब एक द्रव्यमान मत कहिए, वो वस्तु बहुत सारे छोटे छोटे द्रव्यमानों का एक समूह है, उसी समूह को निकाय कहते हैं। मतलब कणों का एक ऐसा समूह जो परस्पर अन्योन्य क्रिया करता हो, निकाय कहलाता है। अन्योन्य क्रिया क्यों कह रहे हैं, अब देखिए ना, ये दो मासेस है, इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लग रहा होगा क्या, आप बोलोगे बिल्कुल लग रहा होगा भाई। ये दो कण है, इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा। अगर मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन भी होते तो उनके बीच में क्या होता, प्रतिकर्षण लग रहा होता।
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते, आकर्षण लग रहा होता। तो अन्योन्य क्रिया मतलब दो कणों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन तो लग ही रहा है। इसीलिए कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे कण मिलाकर के कोई ऑब्जेक्ट बन रहा है तो वो कहलाता है निकाय, वो कहलाते हैं एंटिटी। अच्छा, एक और बात मैं कहूं तो आपको थोड़ा सा अचरज हो सकता है। मैं ये कहता हूं द्रव्यमान केंद्र को समझने के लिए बहुत ही अच्छे से, आज तक आपने सुना है ना कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर, मतलब सूर्य के परितः घूमती है, पृथ्वी जो है सूर्य के परितः घूमती है, सूर्य को चक्कर करती है ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं ऐसा नहीं है तो आप बोलोगे सर आपको आता ही नहीं है ना। ऐसा भी बोल सकते हो कि अरे ऐसा थोड़ी होता है, हम तो पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे, सूर्य के परितः घूमती है, सूर्य का ही चक्कर लगाती है। मैं कहता हूं नहीं, तो भैया किसी न किसी लॉजिक के बेसिस पे ही बात कर रहे होंगे। आपको पता है ये लॉन्ग इलिप्टिकल पाथ पे हमारी अर्थ जो है वो रिवॉल्व हो रही होती है सन के अराउंड, इज इट? ये है हमारा भैया, ये हमारी अर्थ की कंडीशन है और ये लॉन्ग इलिप्टिकल पाथ पे। तो अगर मैं इसको कहता हूं कि यहां कहीं पे हमारे भैया है सूरज दादा, ये हो गया हमारा सूरज, तो एग्जैक्टली थोड़ा सा और इधर बनाता हूं। आपको ये तो पता होगा कि लॉन्ग इलिप्टिकल पाथ पे जब मैं दोनों एक्सिस बना लूं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, इसको और इसको, क्योंकि इलिप्स में दो अक्ष होते हैं, एक लघु अक्ष होता है और एक दीर्घ अक्ष होता है, एक माइनर एक्सिस एंड एक मेजर एक्सिस। तो इसके फोकाई पर, यह है इसका फोकाई, यहां पर सूरज है ना। कायदे से हमको ऐसा लगता है भैया सूरज यहां होना चाहिए था ना, बीचों बीच, जिसके अराउंड क्या है अर्थ रिवॉल्व करिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इस इलिप्स का जो फोकस होता है, जो फोकाई होता है, वहां पर है कौन भैया? सूरज की पोजीशन। ठीक, इतनी सी बात समझ में आती है। तो मैं क्या कहता हूं, ये सूरज के अराउंड रिवॉल्व नहीं हो रही है। कारण क्या है? जो अभी मैं एग्जांपल दे रहा था उसको जरा समझिए। पृथ्वी अपने एक्सिस पे भी घूम रही है, पृथ्वी क्या हो रही है? अपने एक्सिस पे भी घूम रही है भाई, और ये सूर्य के परितः भी अपने एक्सिस पे भी घूमना है, इसको अपने एक्सिस पे भी घूमना है, अपने एक्सिस पे भी घूमना है, और ऐसा सूर्य के परितः भी घूमना है। तो अब पृथ्वी पर मैं यहां पर पृथ्वी पर है ना, मैं हो गया भैया ये पृथ्वी से बड़ा है ना, पृथ्वी पर अब ये घूम रहा हूं, तो मेरी अगर गति आप देखोगे तो वो नहीं है वो झूले वूले पे जो एक देखा होगा आपको, झूला ऐसे गोल गोल भी घुमाते हैं, ऊपर भी ले जाते हैं। तो मेरी गति तो ऐसे स्पाइरल जैसी हो जाएगी ना, यहां से गति ऐसी होगी ना मेरी तो। लेकिन ऐसा हम कंसीडर करते नहीं है, क्योंकि अभी आपको सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट सिखा दिया। तो हम क्या मानते हैं कि पृथ्वी का केंद्र जो है वो सूरज के केंद्र से, केंद्र के परितः चलता है। लेकिन बात इतनी सी नहीं है, बात यह सही है कि पृथ्वी का जो केंद्र है यह इस इलिप्टिकल पाथ में घूमता है, और वह जो घूम रहा है वो इसके सेंटर ऑफ मास, इस पूरे सोलार सिस्टम के लिए मैं बोलूं तो जो सोलार सिस्टम का जो द्रव्यमान केंद्र है उसके परितः ये घूम रहा है, द्रव्यमान केंद्र के, जो कि सूरज के बहुत करीब है। इसलिए कहते हैं कि भैया बिल्कुल कहां, सूरज ही मान लीजिए सूरज के ही परितः घूम रहा है। लेकिन अगर द्रव्यमान केंद्रों की बात करें, इसका द्रव्यमान केंद्र और इसका द्रव्यमान केंद्र, तो ये उस द्रव्यमान केंद्र के परितः घूम रहा है, ना कि सूरज के। बात समझ में आ गई? किसके भाई? उस द्रव्यमान केंद्र के, उस सेंटर ऑफ मास के। चूंकि मैं कह रहा हूं कि ये क्या है, एक हाइपोथेटिकल पॉइंट है, ये एक सिर्फ सोच है, एक परिकल्पना है कि क्या होता है भाई कि कोई भी पिंड किसी दूसरे पिंड के परितः जब घूम रहा है, ठीक है ना, तो उसके द्रव्यमान केंद्र से द्रव्यमान केंद्र तक की दूरी कंसीडर करके चलते हैं। सारे कैलकुलेशन द्रव्यमान केंद्र पे, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र को हम मानते हैं कि वो स्थिर है। अगर मान लीजिए वो अपनी एक्सिस पे भी कोई चीज घूम रहा है तो केंद्र अपनी जगह पे। सिंपली आप अब इसको समझिए, बहुत घुमा फिरा लिया मैंने आपको। ये रहा पहिया। अब पहिए की जो ये धुरी रहती है ना, यहां पे जो भी कंपनी की हो ऐसा कुछ ब्रांड लिखा हुआ आता है ना, ऐसा कुछ, ठीक है। अब क्या होता है, ये पहिया को घूमने दीजिए। अब पहिया में एक क्या है, पहिया में एक यहां पर स्टिकर चिपका हुआ है, तो ये स्टिकर ऐसा गोल गोल घूमेगा। लेकिन अगर आप इस टी को देखेंगे तो टी लगेगा ना कि वो अपनी ही जगह पे है, वो नहीं घूम रहा है, वो नहीं चल रहा। टी आपको सीधे सीधे ऐसे ही जाते हुए दिखेगा। लेकिन ये लाल वाला जो पट्टी है वह ऐसे भी आएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे। लाल वाले पट्टी को देखेंगे तो ऐसे ही दिखता जाएगा ना, ऐसे ही दिखता जाएगा। लेकिन ये टी अपनी जगह पे, यहां पे टी था, यहां था, यहां था, यहां था, ऐसे ही टी चलता जाएगा। अब आई होप कि आपको सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये वह इमेजिनरी पॉइंट है किसी वस्तु का जहां पर उसका टोटल मास सपोज करते हैं कि कंसंट्रेटेड है, कुल द्रव्यमान उसका उस केंद्र पर निहित है। अच्छा, जैसे मान लो जैसे मैं सेंटर ऑफ मास ढूंढने की कोशिश करूं, मैं अभी सिखाऊंगा कैसे होता है। मैं एक जनरल बता रहा हूं, देखो मैं इसको बैलेंस करता हूं, ये बैलेंस हो गया। तो मतलब इसी लाइन पे कहीं ना कहीं क्या मिलेगी, सेंटर ऑफ मास। मतलब इधर में जो द्रव्यमान का वितरण है और इस पॉइंट के इधर में जो द्रव्यमान का वितरण है वो कैसा है, सेम है,
ठीक है, तो इसलिए ये हो गया इसका सेंटर ऑफ मास बीचों बीच बिल्कुल। मतलब सेंटर ऑफ मास के लिए अगर मैं कहूं तो और भी ऐसा कह सकता हूं कि द्रव्यमान के वितरण पर भी यह निर्भर करेगा। अगर मान लीजिए ऐसा है एक कोई पिंड, अब बताइए ना, इस पिंड के लिए अगर मैं सेंटर ऑफ मास आपको कहूं तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ये देखो, इधर साइड में कम है, इधर साइड में ज्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास इसके केस में क्या दिखेगा आपको? तो सेंटर ऑफ मास दिखेगा कि इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे नहीं है, थोड़ा सा ये राइट हैंड साइड में शिफ्टेड हो जाएगा, क्योंकि इधर में द्रव्यमानों का वितरण ज्यादा है। लेकिन वहीं इसकी जगह पे मैं कहता हूं कि एक ऐसा गोल, बिल्कुल एक ये ऐसा गोल, छोड़िए एक रॉड ले लेते हैं, ये रॉड है, ये पूरा भरा पूरा सा एक रॉड है, तो भैया इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे देखिए ना, द्रव्यमान का जो वितरण है वो दोनों ही तरफ से बिल्कुल कैसा दिख रहा है? सेम टू सेम दिख रहा है। जो द्रव्यमान का वितरण है वो चारों तरफ बराबर दिख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जो द्रव्यमान केंद्र आएगा वो कहां जाएगा? बीचों बीच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाता हूं मैं थोड़ा सा आपको, और मैं लेके चलता हूं इसी निकाय पे, एंटिटी पे, कि भैया क्या होती है। ये हमारा कोई भी पिंड है वो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, तो क्यों ना मैं पहले एक फुर्सत में कंसिडर करूं कि मेरे पास दो ही पॉइंट है, मतलब कितने पार्टिकल है भाई? सिर्फ दो पार्टिकल है, दो ही कण है, तो दो कण के लिए उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? कितने है? दो कण है, उसके लिए सेंटर ऑफ मास कहां होगा? एक और बात, जरूरी नहीं है कि वो वस्तु के अंदर ही हो, ठीक है ना। देखिए मैं थोड़ी सी निकाय की गति की बात करके आऊं तो मैं आपको इसको सिखा देता हूं, क्या कि यदि किसी निकाय पर कार्य करने वाले सभी बाह्य बलों को सीधे निकाय के द्रव्यमान के केंद्र पर आरोपित कर दिया जाए तो संपूर्ण निकाय की गति वैसी ही होगी जैसे कि निकाय के द्रव्यमान की केंद्र की। ये किसकी बात कर रहे हैं भाई? हम जैसे दो पार्टिकल सिस्टम की अभी बात करना शुरू कर रहे थे, तो मान लीजिए ये एक पार्टिकल है और एक पार्टिकल ये है, दो कण है। अगर ये इन दोनों का मिलाकर के एक निकाय है, एक सिस्टम है, मैं इसके ऊपर अगर फोर्स लगाता हूं तो ये वाला पार्टिकल भी त्वरण करेगा ए से और ये भी करेगा, लेकिन ये बिल्कुल उसके बराबर होगा किसके? अगर जो इन दोनों के कारण यहां पर बना लूं सेंटर ऑफ मास, इसके बिल्कुल बराबर होगा। मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन, इसका एक्सीलरेशन और इसका एक्सीलरेशन बिल्कुल बराबर होगा। तो क्यों मैं ये m1 पहले द्रव्यमान की गणना अलग से करूं, m2 दूसरे द्रव्यमान की गणना अलग से करूं? क्यों ना मैं सेंटर ऑफ मास की सिर्फ और सिर्फ गणना कर लूं? भैया मैं कहता हूं ये आपने यहां पे वो लाल रिबन लग गया था, ठीक है ना, टायर में, और यहां पे क्या लिखा था? टी लिखा था। तो भैया एक चीज समझ में आती है, ये लाल रिबन जितना गति करेगा ये टी भी उतना ही गति करेगा ना। तो ये लाल रिबन के लिए ऐसा कैलकुलेशन क्यों बनाऊं मैं? क्यों ना इस टी के लिए बनाऊं? क्योंकि वो स्ट्रेट सीधे सीधे चल करके जा रहा है। यही है इसका मेजरली कॉन्सेप्ट, और इसी के लिए हम ये सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं। देखिए दो कणों का अगर एक निकाय, एक सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि दो कण है हमारे पास में, ठीक है। कौन कौन से दो कण? तो मैं कह रहा हूं कि यहां पर है एक कण ए और एक कण है यहां पर बी। थोड़ा सा भी ये डायग्राम देखते हुए यहां पर अगर देखें तो मैं कह रहा हूं आपसे, देखिए सिंपली, एक ए है कण, एक कण है मेरा बी, ठीक है। अगर इसको मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले आऊं, बाद में ले आएंगे, अभी के लिए मैं कहता हूं कि इन दोनों के सेंटर ऑफ मास कहां होंगे? तो इन दोनों के बीचों बीच कहीं होगा। तो बीचों बीच मैंने कह दिया ये एक पॉइंट सी पर होगा। मैंने ये नहीं कहा आपसे कि ये सी बिल्कुल इसका मिड पॉइंट होगा। फिर से बोलूं, मैं क्या बोल रहा हूं? ये सी ए और बी के बीच में होगा। बीच में होने का मतलब क्या है? ये हो सकता है कि ये पॉइंट सी बी की तरफ झुका हो सकता है ये पॉइंट सी ए की तरफ झुका हो सकता है इन दोनों के बीचों बीच हो। कंडीशंस होंगी, है ना। मैं बस ये कह रहा हूं ए और बी के बीच कहीं पर भी एक पॉइंट सी होगा जहां पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो ए पर जो ये द्रव्यमान है इसको मैंने कह दिया m1, और बी पर जो द्रव्यमान है इसको मैंने कह दिया m2। तो जो सेंटर ऑफ मास के लिए लिखते हैं हम फॉर्म, है ना, RCM, ठीक है। कैसे लिखता भैया? RCM, सेंटर ऑफ मास के लिए अगर मैं लिखूं तो क्या होगा भाई? इसको अगर आप लिखिए तो ये सिंपली समझ में आता है कि अगर मैंने इसको एक ग्राफिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखूं, मतलब इसको मैं एक एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं। इस एक्सिस से देखेंगे तो ये ओरिजिन से ए है, इसको मैं कह देता हूं ये R1 वेक्टर। ओरिजिन से जो बी पॉइंट है इसको मैंने कह दिया R2 वेक्टर, है ना। ये R1 क्या है भैया? तो अब आपको समझ में आ गया होगा, R1 वेक्टर का मतलब OA वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ A, और R2 वेक्टर का मतलब क्या है भैया? तो इसका मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ B, मतलब OB वेक्टर।
तो जो इनका रिजल्टेंट मतलब जो इनका सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां पर होगा भाई? तो ये है ओसी वेक्टर, इसी को मैं कह रहा हूं क्या? आर सी, सॉरी इसको क्या कह रहा हूं मैं? आर सी। सीएम मतलब सेंटर ऑफ मास। तो ये जो मेरे को मिल जाएगा, कैप्स में ही लिख लेता हूं, आरसीएम, आरसीएम है ना, ये किसके बराबर है भाई? तो ये है मेरा ओसी वेक्टर के बराबर। और ये ओसी वेक्टर निकालेंगे कैसे, आएगा कैसे? तो इसके लिए बहुत ही आसान सा तरीका है, देखिएगा, m1r1 वेक्टर प्लस m2r2 वेक्टर अपॉन में m1 प्लस m2। क्या करना है भाई? m1r1 वेक्टर प्लस m2r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। मतलब सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई? तो सीधा सिंपल सा कहते हैं, पहला द्रव्यमान और उसकी केंद्र से दूरी प्लस दूसरा द्रव्यमान प्लस उसकी केंद्र से दूरी अपॉन टोटल द्रव्यमान। ये m1 और m2 क्या है? तो इस निकाय का कुल द्रव्यमान है। मतलब इसको लिखूं कि भैया द्रव्यमान केंद्र, क्या लिखना चाह रहा हूं? द्रव्यमान केंद्र। तो द्रव्यमान केंद्र बराबर ये क्या लिख रहे हैं भाई? m1r1, ठीक है, क्या है ये? m1r1, ठीक, चलिए m1r1 कितना होगा भाई? तो m1r1 मतलब द्रव्यमान, ऐसा लिखता हूं, प्रथम द्रव्यमान इनटू क्या है? तो ये पोजीशन वेक्टर है ना, स्थिति सदिश, इसकी स्थिति सदिश प्लस द्वितीय द्रव्यमान। ये चैप्टर बहुत आसान है भाई, बस लिखने का थोड़ा सा तौर तरीका बदलने वाला है, यहां पर थोड़ा सा पेशेंस के साथ में चलेंगे तो ये चैप्टर यूं बनता है, ठीक है ना, और बड़ा स्कोरिंग चैप्टर है ये। तो द्वितीय द्रव्यमान इनटू इसकी स्थिति सदिश, किसकी स्थिति सदिश भाई? द्वितीय द्रव्यमान की, अपॉन अपॉन कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान किसका भाई? कुल निकाय का जो द्रव्यमान होगा वो, यही लिख रहे हैं हम। तो देखिए, किसी द्विकर्ण निकाय के संपूर्ण द्रव्यमान तथा निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति वेक्टर का गुणनफल निकाय के पृथक पृथक कणों के द्रव्यमान तथा उसके संगत स्थिति वेक्टर के गुणनफल के योग के बराबर होता है। मतलब m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये भैया ये जो पॉइंट C है, इसके लिए अगर A पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1 और ये B पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है x2, y2, तो मैं कहता हूं ये C पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप बताइए, ये C पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? तो C पॉइंट का अगर मैं कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करूं तो मैं ऐसा कह देता हूं कि C पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, मान लीजिए xcm और इसको ycm लिख देता हूं। x एक्सिस का कोऑर्डिनेट जो है वो xcm और y एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है उसको लिख दे रहा हूं मैं ycm, ठीक है। तो अभी इस डायग्राम को हटा देता हूं, उसी डायग्राम पे चलते हैं सीधे। तो क्या बन गया भाई? चलिए इसको भी रख लेता हूं मैं इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिखता हूं और इसको रख भी लेते हैं, इसको यहां रख लिया जाए भाई, ठीक है ना। चलिए इसको छोटा करके यहां रख लेते हैं ताकि हमने जो बनाया उसकी मेहनत क्यों बर्बाद करेंगे। चलिए ठीक है, अब एक काम करता हूं, वो सेम चीज है ना, डायग्राम सेम है, उसमें परेशान नहीं होना। अब मैं एक काम करता हूं, इसके अनुरूप मैं लिखने की कोशिश करता हूं। किसके अनुरूप भाई? यहां पर द्रव्यमान किसके लिए भाई? एक्सी। यहां पर यदि एक्सीएम कॉमा वाईसीएम, एक्सीएम कॉमा वाईसीएम है ना, द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक हूं, तब क्या करेंगे? अगर ये द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक है तो क्या करेंगे? तो भाई सिंपली आप लिखेंगे xcm की वैल्यू। कैसे लिखेंगे xcm की वैल्यू? तो xcm जो होगा ये इसी तरीके से चलेगा, बस पॉइंट्स क्या बदल जाएंगे भाई? तो ये m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। कुछ नहीं भाई, x एक्सिस के कोऑर्डिनेट m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये यही कह रहे थे ना, r1 r2 लिखना है आपको। तो r1 r2 की जगह अभी क्या करना शुरू कर दिया? x एक्सिस का कोऑर्डिनेट तो x लिखूंगा। वैसे ही अगर ycm निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? तो सिंपली m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2।
कैन आई रिटर्न एज, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं m1x1 प्लस m2x2 होल अपॉन m1 प्लस m2, मतलब क्या भाई, कैपिटल M। उसी प्रकार से यहां पर अगर मैं कहता हूं तो ये क्या लिखेंगे, m1y1 प्लस m2y2 अपॉन में कैपिटल M। कैपिटल M मतलब टोटल मास, इसका टोटल मास। वैसे ही इसको भी अगर आप फर्दर लिखना चाहते हैं तो मैं यहीं पे लिख देता हूं RCM। कितना होगा भैया RCM, तो ये मिल जाएगा मुझे m1r1 वेक्टर प्लस m2r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 मतलब कैपिटल M, टोटल मास। खत्म बात, है ना। तो मतलब यहां से समझ में आ जाता है कि अगर टू पार्टिकल सिस्टम है, दो पार्टिकल है, तो इसका जो केंद्र, जो द्रव्यमान केंद्र कंसीडर होगा वो ए बी जो लाइन है इसी लाइन पर कहीं ना कहीं होगा। अब बात थोड़ी सी समझ में आती है कि अगर बी का द्रव्यमान ज्यादा होगा तो ये बी की तरफ शिफ्टेड होगा, और ए का द्रव्यमान ज्यादा होगा तो ए की तरफ शिफ्टेड होगा, और दोनों अगर बराबर है तो कहां होगा, बिल्कुल बीचों बीच में होगा। ठीक है, तो चलिए इसके लिए थोड़ा बहुत और काम करके आते हैं। अगर मैं कहता हूं कि यहां पर m1 और m2 दोनों बराबर है ना, क्या लिखता हूं, दो कणों से बने निकाय, मतलब द्विकण निकाय, द्विकण निकाय, इसके द्रव्यमान केंद्र की बात करता हूं, और मैं ऐसा कह रहा हूं कि ये है मेरा A और यहां पर है मेरा क्या B, और इन दोनों के बीच में, है ना, ये जो m1 है और ये m2 है, ये दोनों इक्वल है। पहला केस ये है कि यदि m1 बराबर है किसके, m2 के, तो भैया इसका RCM मतलब सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे आप, तो आपने तो यही लिखा ना, अभी इसको m कह देता हूं, स्मॉल m ही लिखता हूं। तो अभी तो हमने ये लिखा भैया क्या, m1r1 प्लस m2r2 अपॉन, ये r1 r2 पता ही है इनके पोजीशन वेक्टर्स है ना, स्थिति सदिश है। तो m1 और m2 दोनों बराबर हो गए, तो एक काम कीजिए ना, m r1 प्लस m r2 अपॉन m प्लस m, यही होगा। तो यहां पे अगर m को मैं कॉमन कर लेता हूं तो क्या बनेगा भैया, r1 प्लस r2, ठीक है, क्या बनेगा, r1 प्लस r2 अपॉन m प्लस m कितना हो जाएगा, 2m, m से m कैंसिल, कितना बच गया भाई, तो r1 प्लस r2 अपॉन 2, मतलब क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ A मतलब OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर अपॉन में 2। इसका तात्पर्य क्या होता है, अगर यहां पर OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर अपॉन 2 करेंगे तो ये सेंटर आएगा, कहां पे मिलेगा, मतलब ये कहां पे, मध्य बिंदु पर। इसका मतलब क्या हो गया, AB के मध्य बिंदु पर। यानी अगर दोनों मासेस इक्वल हो गए तो आपको कहां मिल रहा है भैया, ये सेंटर ऑफ मास बिल्कुल इसके बीचों बीच। ये C जो है ये इधर और इधर दोनों साइड से कैसी है, बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बीचों बीच है। ठीक है, अब क्या काम करें, तो मैं अब आपको कहता हूं कि अगर आपने इसी तरीके से कहा कि भैया जो m1 है वो ज्यादा है किससे, m2 से, ये जो m1 है वो m2 से ज्यादा है, तो m1 अगर m2 से ज्यादा होगा तो इसका सीधा मतलब है कि ये वाला पोर्शन बड़ा होगा और ये वाला पोर्शन ज्यादा होगा, तो मतलब ये जो सेंटर ऑफ मास आपको AB जो मिलने वाली है वो आप समझ लीजिए ये जो C है वो A की तरफ शिफ्टेड होगा। और अगर m2 ज्यादा हो गया किससे, सॉरी, m2 जो है वो ज्यादा हो गया m1 से, तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा कि भैया m2 की तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्टेड है। कोई दिक्कत परेशानी आई होप कि नहीं होगी। तो आते हैं जरा हम यहां पर और फिर हम जरा डिस्कस करते हैं इसके आगे की तरफ कि भाई और इसके अंदर हम क्या क्या सिस्टम्स में चेंजेस कर सकते हैं। तो चलिए ना भैया एक और काम कर लेता हूं मैं। जब मैंने आपको यह सिखा दिया क्या भाई कि यहां पर मेरे पास में पहला केस यह था कि दोनों मासेस बराबर हो जाए, तब यहां पर मासेस एक बार क्या हुआ, मासेस या तो m1 ज्यादा है m2 कम है, ठीक है, तब की बात हुई। एक हो गया मेरा m1 कम है और m2 ज्यादा है, तब की बात हुई। एक और तीसरी कंडीशन में कहता हूं, मान लीजिए किसी एक ही अक्ष पे हो, ठीक है, मतलब यह निकाय के जो दोनों पिंड है वो कहां हो, एक ही अक्ष पे हो। तो यहां पर मैं लिखता हूं यदि क्या है भाई, तीसरा केस है ये, थर्ड केस क्या कहते हैं भाई, यदि निकाय के
दोनों द्रव्यमान एक ही अक्ष पर हो। क्या हो जाए? एक ही अक्ष पर हो। अगर एक ही अक्ष पे रखा है आपने, तो जब एक ही अक्ष पे रखेंगे तो क्या होगा? एक ही अक्ष पे रखने पर मान लीजिए मैं कहता हूं सिर्फ एक अक्ष पे रखा है ना, माना M1 तथा M2 x अक्ष पर, x अक्ष पर x1 तथा x2 दूरी पर स्थित है। मैं बना देता हूं डायग्राम में। तो इस अवस्था में आपको क्या लगता है? जरा देखिए ना ध्यान से। मैं कहता हूं कि ये हो गया भैया हमारा, ये हो गया हमारा y अक्ष और ये हो गया मेरा x अक्ष, और मैंने जो आपको कंडीशन दी है उसके अनुरूप मैंने ये कहा है कि दो द्रव्यमान ये M1 और ये M2 ये दोनों इसी x अक्ष पे ही हैं। कहां पे भाई? ये M1 और ये M2 दोनों x अक्ष पे ही हैं, और इन दोनों के बीच की जो दूरियां हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो ये x1 हो गई और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो x2 हो गई। सिंपल। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आ गई कि ये भैया ये जो बन रहा है ये कितना हो गया? ये x1 है और ये x2 है, ये जो द्रव्यमान है ये M1 है और यहां पर जो द्रव्यमान है वो M2 है। अगर इस संबंध में आपसे मैं बात करूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर लिखेंगे किसके? सेंटर ऑफ मास के, तो इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल फिक्स है ना कि इसी लाइन पे x अक्ष पर ही कहीं ना कहीं आएगा। ये मान लीजिए ये A बिंदु था, ये B बिंदु था, तो सेंटर ऑफ मास C इन्हीं के बीच में आएगा। बिल्कुल बीचों बीच आएगा ऐसा तो नहीं कह रहा हूं, कहीं पर भी इसी के बीच में आएगा। जरा इसके लिए केसेस देखते हैं। अगर मैं इसको कहता हूं सेंटर ऑफ मास यहां पर आपको निकालना है, तो सेंटर ऑफ मास के लिए है ना RCM सेंटर ऑफ मास इसका निकालना चाहते हैं तो सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही आएगा, y एक्सिस में तो कुछ भी नहीं आने वाला। तो मतलब इसके लिए अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वही M1x1 प्लस M2x2 अपॉन M1 प्लस M2, या यूं कहूं तो इसको सीधे सिंपली लिख लूं XCM। तो M1x1 प्लस M2x2 अपॉन M1 प्लस M2, और इसका YCM कितना होगा भैया? तो YCM होगा 0। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक्स अक्ष पे रखा, y अक्ष पे कोई वैल्यू आएगी क्या? नहीं। इस पॉइंट की कोई वैल्यू y अक्ष में जा रही है क्या? नहीं। तो y अक्ष क्या हो जाएगा? 0। एक और बात बोलूं, ये y इक्वल्स टू 0 ही कहलाती है एक्स अक्ष की समीकरण। एक्स अक्ष की इक्वेशन अगर कोई पूछता है तो क्या है? y इक्वल्स टू 0, मतलब वो लाइन जहां पर y का कोई मान नहीं हो। तो ऑब्वियसली ये एक्स अक्ष पे ही रखा है तो इसका सेंटर ऑफ मास भी एक्स एक्सिस पे ही आएगा। अच्छा, ये तो एक बात रही, ठीक है। अच्छा, इसमें वेक्टर्स भी लगा सकते भाई, है ना, पूरे जितने डिस्टेंसेस हैं सब वेक्टर्स हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे? मैं सिंपली ऐसा कह लूं, क्या कह लूं? तो मैं कहता हूं कि यदि M1 और M2 दोनों बराबर हो तब इसी में एक इंटरमीडिएट कंडीशन और बनाते। क्या कहता हूं? यदि मान लीजिए M1 बराबर है किसके? M2 के, तो इसको M कह लेता हूं। तो अब XCM कितना निकलेगा? सेंटर ऑफ मास कितना निकलेगा? एक्स एक्सिस पर ही रखा है, तो ये निकल जाएगा मेरा M1 और M2 दोनों बराबर हो गए M के, तो ये हो गया MX1 प्लस MX2 अपॉन M प्लस M, दैट इज M इसमें से ऊपर से कॉमन आ जाए तो क्या बचेगा? X1 प्लस X2 अपॉन में M प्लस M कितना हो जाएगा? 2M। M से M कैंसिल, मतलब यहां पर और आगे की तरफ बढ़ते हुए लिख लूं तो XCM कितना मिल गया मेरे को? तो मेरे को मिल गया X1 प्लस X2 अपॉन 2। मतलब क्या? तो दोनों द्रव्यमानों के मध्य बिंदु पर ये दोनों द्रव्यमान ये x1 प्लस x2 का बीचों बीच मिलेगा, मतलब इन दोनों के बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट पे जाकर के मिल जाएगा। ठीक है, कब? जब ये दोनों M1 और M2 इक्वल होंगे तब। सिमिलरली इसी तरीके से मैं अगर आपसे कहता हूं कि ये x अक्ष पे ना रख करके y अक्ष पे रखा है, तो मैं यहीं पे स्टार पॉइंट बना करके आपके लिए लिख लूं, है ना, y अक्ष की स्थिति में। तो देखिए भाई, उसके लिए मैं अब अलग से नहीं करने जा रहा हूं, मैं इसी में आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ताकि आपको जल्दी से उसको रिलेट करके याद भी हो जाए। y अक्ष की स्थिति में ये ही दोनों द्रव्यमान कहां पर रखे होते भैया? मान लो यहां y पे, है ना, तो ये y1 कहलाता, ये y2 कहलाता, यहां कहीं पे सेंटर आता, इसका आता। तो यही सेम तरीके का फंडा चलेगा, बस लिखने का तरीका बदल दीजिए। मैं कहता हूं YCM इज इक्वल्स टू
m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2, और यू कैन से xcm, सेंटर ऑफ मास किसका, एक्स एक्सिस के अलोंग, जब सिर्फ y पे रखा है ऑब्जेक्ट, x पे रखा ही नहीं है, तो xcm कितना आ जाता भैया, 0 आ जाता। जैसे यहां पर y 0 था, इस केस में x 0 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर बराबर बराबर दूरी पे रखे होते, यदि m1 बराबर है किसके, m2 के इक्वल्स टू m, तो इस केस में ycm आ जाता आपका क्या, y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्या मिल जाता, y1 प्लस y2 अपॉन 2। बात समझ में आ गई। मतलब ये भी समझ गए आप कि अगर मैंने जब दो पिंडों का जो निकाय बनाया था, पीछे है, दो पिंडों का निकाय बनाया था मैंने, तो इनका जो द्रव्यमान केंद्र है वो कैसे निकाला जाएगा ये रखा। फिर हमने कहा कि ये दोनों बराबर हो गए, तो फिर इनके बीचों बीच आ गया। फिर हमने कहा एक तरफ शिफ्ट हुए तो उधर ही शिफ्ट हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, जिधर का द्रव्यमान ज्यादा होता जाएगा उधर ही शिफ्ट होता जाएगा। फिर मैंने आपसे कहा कि अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही अक्ष पे रखा हो तो क्या होगा, तो सिर्फ एक ही अक्ष के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे, दूसरे के नहीं निकलेंगे। तो क्यों ना, चलिए ना, जब इतना जटिल जटिल बात करना शुरू कर दिया है तो क्यों ना इसके लिए एक एग्जांपल ले और समझ के आ जा भाई। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझ के आते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए ये क्या चल रहा है भैया, द्विकण निकाय है ना, ये अपना क्या चल रहा है भाई, ये हमारा द्विकण निकाय। इसके लिए अब उदाहरण की बात करूंगा, द्विकण निकाय। इसकी अगर मैं उदाहरण की बात करता हूं तो पहला उदाहरण मैं आपके लिए लेता हूं, और उदाहरण में मैं क्या कह रहा हूं, मैं कहता हूं कि मान लीजिए दो द्रव्यमान है, क्या माना, या फिर दिया गया है सीधे, दो द्रव्यमान, कितना कितना भैया, तो मैं कह देता हूं 2 किलो, कुछ भी ले लीजिए, 2 किलो और 3 किलो, 2 केजी तथा 3 केजी, है ना, दो द्रव्यमान, ब्रैकेट में लिख देता हूं क्या, 2 केजी तथा 3 केजी को क्रमशः, ठीक है, 2 केजी और 3 केजी को क्रमशः कितना भाई, तो मैं बोलता हूं 3 - 5 6, ठीक है, क्रमशः 3i कैप माइनस 5j कैप तथा 6k कैप एवं दूसरी दूरी ले लेता हूं मैं -2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप पर रखा गया है। क्या किया गया, यहां पर रखा गया, ठीक है। अतः द्रव्यमान केंद्र ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान केंद्र बताना है भैया, कहां पे होगी, कहां पे होगी इसके द्रव्यमान केंद्र। तो मैं कह रहा हूं कि मेरे को जो फॉर्म दी गई उसके अकॉर्डिंगली मेरे लिए अगर मैं कहूं दिया गया है, क्या क्या दिया गया भाई, तो आपके सामने दिया गया है यहां पर m1 दी गई है 2 kg, और जो r1 दी गई है m1 के साथ में ये क्या हो गया, r1 हो गया। r1 कितना गिवन है भाई, तो 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 6k कैप। और इसी प्रकार से आपके सामने m2 गिवन है, m2 कितना है, m2 है आपका 3 kg, और m2 के लिए r2 गिवन है कितना, तो r2 है -2 प्लस 3 -4, -2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। तो चलिए भैया इसको सॉल्व करते हैं। क्या पढ़ा हमने अभी हमने ये पढ़ा कि भैया अगर मेरे को m1 और m2 दोनों गिवन है, ठीक है ना, मुझे क्या निकालना है भाई, मुझे निकालना है RCM। तो RCM कैसे निकाला जाएगा, RCM अगर आपको निकालने के लिए बोलूं तो आपने क्या पढ़ा अभी हमने यही पढ़ा कि m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 करना है मुझे। तो चलें करें क्या, m1 r1 प्लस m2 r2। तो देखिए m1 r1 लिखिए सबसे पहले 2 इंटू दिस मच, क्या हो जाएगा, 2 अंडर ब्रैकेट 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 6k कैप, यही होगा। अच्छा, इसके बाद जो m2 r2 की बात करें तो m2 कितना है 3 इंटू -2 प्लस 3 और -4, -2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है। अब क्या करें, तो अपॉन में मुझे करना है m1 प्लस m2, तो m1 2 है और m2 3 है, जोड़ देंगे।
तो सबसे पहला काम तो क्या, इन दोनों में प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, और किसी स्केलर का किसी वेक्टर में प्रोडक्ट करने में कोई तकलीफ नहीं है, सीधे सीधे गुणा हो जाएगा, ये इसका इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, तीनों के साथ गुणा कर दीजिए खट खट, तो क्या मिलेगा भैया, तो यहां पर 3 से 2 बार में कीजिए 6i कैप, ये कितना हो जाएगा -10j कैप प्लस 12k कैप प्लस, ये हो गया पहला, प्लस 3 का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए -6i कैप प्लस 9j कैप माइनस ऑफ 12k कैप होल अपॉन 325। अब क्या करें, ऊपर में ये ब्रैकेट का अब तो कोई मतलब रहा नहीं, तो सीधे सीधे देखिए ना जरा, इसको सॉल्व करके ले आएंगे तो आपको क्या क्या राशियां दिखेंगी, आपको यहां पर दिख रही होंगी, 6i कैप माइनस 6 कैप 0, ये और ये 0, 12k कैप और माइनस 12k कैप 0, -10 और ये +9, तो कितना बचेगा -j कैप अपॉन में 5, यानी मुझे जो आरसीएम की वैल्यू जो मिल गई, जो मुझे यहां पर आरसीएम की वैल्यू मिल रही है वो कितना मिल गया -1/5 ऑफ j कैप। इसका क्या तात्पर्य है, तो भैया इसका सेंटर ऑफ मास जो मिलेगा वो y अक्ष पे मिलेगा, है ना, अतः द्रव्यमान केंद्र ऊर्ध्वाधर अर्थात y अक्ष पर प्राप्त होगा। आप बोलोगे ऐसा कैसे आपने बता दिया, तो भैया ये तो आप भी बता सकते हो कैसे, ये जे कैप बोल रहे हैं ना, जे कैप मतलब क्या, वाई एक्सिस, जे कैप का मतलब वाई एक्सिस, लेकिन यहां पर बात एक और आ रही है नेगेटिव ऑफ, तो मतलब कैसा मिलेगा, ऊर्ध्वाधर नीचे, ऊर्ध्वाधर नीचे कर देता हूं, ऊर्ध्वाधर नीचे वाई अक्ष, कौन सा वाई अक्ष में, नेगेटिव ऑफ वाई अक्ष पे मिलेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू देख लीजिए सिंगल एक वैल्यू आई है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अगर ये बात समझ में आई है तो एक और क्वेश्चन करके आते हैं, ठीक है, क्या करें भाई, तो करते हैं, मैं 2 कोऑर्डिनेट्स देता हूं और उन 2 कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पर हम करेंगे आंसर। तो 2 कोऑर्डिनेट्स क्या ले लेते हैं भाई, 1 2 -1 3 ले लेता हूं, चलो 1 2 और -1 3 ले लेते हैं। मैं कहता हूं 2 कोऑर्डिनेट्स आपको देता हूं 1 2 और एक ले लेते हैं -1 और 3। आपको जो 2 ऑब्जेक्ट्स देने हैं मुझे, वो कोई से भी 2 ऑब्जेक्ट देता हूं, मान लीजिए यहां पर 1 किलो का ऑब्जेक्ट है और ये 2 किलो का ऑब्जेक्ट है, मतलब ये बात समझ में तो आ गई होगी ना भाई, ये क्या है इनके कोऑर्डिनेट्स, ये 2 पॉइंट्स है, ये एक पॉइंट है A और यहां कहीं पर भी एक पॉइंट है B, इधर बनाता हूं, ये रहा A और ये रहा B, ये नेगेटिव में बनाना था इसलिए लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 1,2 है इसके कोऑर्डिनेट्स और इसके -1,3 है कोऑर्डिनेट्स, और इसका जो द्रव्यमान है A का, वो इसका m1 कितना है भैया 1 kg का, और ये m2 जो है, ये m2 जो है ये है 2 kg का, तो इसका सेंटर ऑफ मास आपको निकालनी, ये इस पे कहीं सेंटर ऑफ मास C आपको निकालनी। कैसे निकालते हैं भाई, तो इसके लिए भी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि C के दोनों कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं मैं, है ना, द्रव्यमान केंद्र C के लिए निर्देशांक कितनी होती है भैया, तो इसके लिए x अगर आपको निकालना है, xcm अगर आपको निकालना है, तो आपको पता है x1 है ना, कौन सा कोऑर्डिनेट x1, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, एंड द सेम वे अगर y अक्ष के निर्देशांक निकालते हैं तो m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो क्यों ना इसके अंदर में मैं क्या करूं भैया, वैल्यूज रखूं और फटाफट से इसके आंसर्स कर लूं। तो भैया रखिए, मैं कहता हूं XCM की बात बताइए, यहां पर XCM के सिर्फ और सिर्फ बात कीजिए। तो XCM के लिए m1 x1, ये है मेरा m1 और यहां पे x1, सॉरी m1 x1, ये रहा x1, ये रहा x2, ये है x1, ये है मेरा x2, ये सॉरी x1 और ये y1, ये है मेरा x2 और ये है मेरा y2, है ना। तो m1 x1 निकालना है, m1 की वैल्यू कितनी भैया 1 kg, x1 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, प्लस m2 x2, m2 की वैल्यू कितनी है भैया 2 kg और x2 की वैल्यू कितनी है -1 इंटू -1, ठीक है, 2 इंटू -1 अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 मतलब क्या 2 प्लस 1, करिए यहीं पे, ये क्या हो गया 1 माइनस ऑफ 2 अपॉन में 3, तो ये कितना हो गया -1 अपॉन 3। x1 की वैल्यू मतलब XCM की आ गई,
वाई सी एम अगर निकालता हूं, है ना, वाई अक्ष के कोऑर्डिनेट्स चाहिए मुझे सेंटर ऑफ मास के, तो ये कैसे निकाली जाएगी भाई? तो सेम तरीका चल रहा है क्या यहां पर, m1y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 y1, m1 1 kg, y1 कितना है 2 प्लस m2 y2, m2 कितना 2 kg और y2 कितना 3 अपॉन 2 प्लस 1। तो ये कितना हो गया भैया 2 और प्लस 6 अपॉन में 3, ठीक है ना। चलिए तो ये कितना होता है भैया 8/3। यानी मुझे जो कोऑर्डिनेट्स मिल गए किसके, RCM, इसके लिए जो कोऑर्डिनेट्स मिले, है ना, वो क्या मिलेंगे भैया? तो इसके कोऑर्डिनेट्स है XCM, YCM, और ये है कितना? तो ये है भैया मेरा -1/3, 8/3, ठीक है, -1/3, 8/3 क्या है? इस C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, मतलब इसके सेंटर ऑफ मास है। अब तो बात समझ में आ गई ना, है ना? कैसा? अगर आपको कोऑर्डिनेट दिया जाएगा तब भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, एंड अगर आपके सामने इक्वेशन दी जाएगी पूरी की पूरी तब भी आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको कोई समस्या अब नहीं, ठीक है। और डेरिवेशंस वाले में तो कोई बात ही नहीं है, डायरेक्टली हमने निकाला और इसको अभी वेरीफाई भी कर लिया। देखा अभी हमको सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स मिले, जेड के नहीं मिले थे। तो एक बात और मैं बता दूं, अगर ये जैसे मैंने क्या लिखा है यहां तक y और x यही दो लिखते गया, तो मैं आता हूं जरा यहां पर, अगर मान लीजिए आपके सामने x y z तीनों ही होते तो कैसे लिखते भाई? तो आप सिंपली जो XCM लिख रहे हैं, YCM लिख रहे हैं, और फिर यहां पर कौन आ जाता है? ZCM भी आ जाता है। बस x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों के ही कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं। जैसे आपने यहां पर क्या लिखा था? x1, मैं एक बार लिख ही दूं, है ना, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली यहां पर क्या लिखा था? m1 y1 प्लस m2 y2, है ना, अपॉन में m1 प्लस m2। इसी तरीके से m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन में m1 प्लस m2 हो जाएगा, और कुछ नया बदलाव नहीं होगा, ठीक है। और ये x1 x2 y1 y2 z1 z2 क्या है? तो भैया इस a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आपके सामने गिवन है x1 y1 z1, और यहां पर कोमा, है ना, यहां पर आपको गिवन है x2 y2 और z2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से तीनों के लिए लिखे जा सकते हैं। दो में जो काम करे वही चीज तीन के लिए भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। अगर इसी प्रकार से हम अगर बात करते हैं n पार्टिकल सिस्टम के लिए, अगर यहां पर जैसे दो कणों के लिए बात करें, हम एक अलग से सेपरेट सेशन लेंगे जिसमें n पार्टिकल के लिए बात करेंगे। मैं कहता हूं n पार्टिकल सिस्टम के लिए, मतलब n कणों का अगर निकाय हो तो कुछ विशेष नहीं बदलाव करेंगे भाई। आपके सामने जो XCM जो या RCM से शुरू कर देता हूं, जो आपने अभी फॉर्म लिखा था वही सब कुछ लिखेंगे। क्या लिख रहे थे भाई? आपने लिखा था इसके लिए कि m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अप टू ये चलता जाएगा mn rn तक, बस बात इतनी सी। और नीचे क्या हो जाएगा? तो m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn तक, ठीक है, ये चलता चला जाएगा। मतलब मैं अगर इसको ऐसा लिखूंगा ना, तो मैं लिख सकता हूं समीशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक mi ri अपॉन समीशन ऑफ क्या भाई? i इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक, और यहां पर क्या बन जाएगा? mi। ये तो समझते ही है ना, ये 1 रखूंगा यहां पे तो m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस, ये जनरल फॉर्म है इसका, है ना। मतलब जैसे आज तो 2 पार्टिकल सिस्टम है, कल को ये कैसे हो सकता है भाई? n पार्टिकल सिस्टम, मतलब ये कई सारे पार्टिकल्स। अब इनको अगर केंद्र से सबकी दूरियां देखें तो मैं सबके लिए अगर मैं बात करूं तो समझिए ना, ये m1 है r1 दूरी पर, ये m2 है ये r2 दूरी पर, ये m3 है ये r3 दूरी पर, ये m4 है ये r4 दूरी पर। ऐसे ही बने होंगे तो ऐसे ही करेंगे ना। अगर इसको और आगे लिखे तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा समीशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक mi ri वेक्टर अपॉन में, ये सभी द्रव्यमानों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल M। ये हो गया मेरा RCM,
ये क्या बन गया? आरसीएम। ऐसे ही हम किसके लिए बात करेंगे? ऐसे ही हम एक्सिस के लिए बात करेंगे, वाई के लिए बात करेंगे एंड जेड के लिए बात करेंगे। बट ठीक है, थोड़ा सा मैं इंट्रो आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि भैया आपके दिमाग में ऐसा ना कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही पार्टिकल सिस्टम होंगे, 3 होगा तो क्या होगा, 4 होगा तो क्या होगा, 5 होगा तो क्या होगा, या बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे तो क्या होंगे। तो हम अभी एक और सेपरेट क्या कह रहे हैं सेशन में आते हैं और उसमें बात करते हैं एन पार्टिकल सिस्टम के लिए, 3 पार्टिकल, 4, 5, 6, 7, 10, 100 एन नंबर ऑफ, उनके लिए बात करते हैं, उनके लिए क्वेश्चंस करते हैं और समझेंगे उसमें कि भैया ये इस तरीके के पार्टिकल ऑफ सिस्टम्स के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। बट पॉइंट है कि 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए क्या करते हैं, ये बात समझ में आ गई भाई। 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए हमको सिंपली करना होता है m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2, खत्म। x का कोऑर्डिनेट चाहिए तो m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, y का चाहिए तो m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर इसी तरीके से आप सिंपली चाहते हैं क्या भाई जेड एक्सिस भी दे दीजिए, तो जेड के लिए क्या करेंगे, m1 है ना, m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के आपको बात समझ में आ गई कि भैया यहां पर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए जब बात कर रहे होंगे तो कुछ अलग बातें होंगी, लेकिन अगर मेरे पास 2 ही पार्टिकल है, उनका सेंटर ऑफ मास अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करना है, कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, सब कुछ क्लियर है भाई, है ना। चलिए, तो आई होप कि आपने इन सभी के स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी रख लिए होंगे क्योंकि आप प्रॉपर्ली नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। तो भैया इसी प्रकार से बाकी के कोर्स कंटेंट के लिए भी सिंपली बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स कमिटेड है एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। एंड डिनोमिनेशन की अगर बात करें तो ये रहे, मतलब सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो या फिर आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से हो, आपका पूरा कोर्स कंटेंट यहां पर मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड ये सीबीएसई का मतलब एनसीईआरटी से है, यानी यहां पर ये आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, आपकी बुक्स एनसीईआरटी है एंड आप ये पूरे कोर्सेस एक्सेस कर सकते हैं जिसके लिए कोई चार्जेस नहीं देने होते भाई, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। साथ ही साथ अगर आप यूपी या बिहार बोर्ड से तो आपके लिए तो एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट मिलता है जहां पर आपको भी मिल जाता है आपके ही बोर्ड के अकॉर्डिंगली कॉन्सेप्ट वीडियोस, वन शॉट रिवीजन वीडियोस, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर, बहुत सारी चीजें यहां पर देखने को मिल जाती है भाई, है ना। तो इसी तरीके से एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी और स्पोकन इंग्लिश के लिए अगर आप कनेक्टेड हैं मैग्नेट ब्रेन से तो बने रहिए हमारे साथ में, क्योंकि हम ये सारे कोर्सेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आते हैं एंड हमेशा की तरह क्या एक हाई क्वालिटी एजुकेशन को हमेशा के लिए कमिटेड है भाई, है ना। अगर आप चाहते हैं कुछ इंप्रोवाइजेशन और अगर आप चाहते हैं अपने नॉलेज को और बूस्ट करना, अपने आप को और तगड़ा बनाना, तो करना कुछ नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक मिलेगी, लिंक को फॉलो करके आप अपने स्वयं के लिए, दोस्तों के लिए, घर वालों के लिए ऑर्डर कर सकते हैं बुक्स या ई बुक्स, जो आपको अच्छा लगे, है ना। तो जिस तरीके से आप हमारे साथ में कनेक्टेड हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, वैसे ही आप कनेक्ट हो जाइए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, जहां पर आपके कोई सजेशंस, कोई सुझाव हैं वो हम तक जल्दी से जल्दी आप पहुंचा सकते हैं। एंड हमारी तरफ से कोई नई इंफॉर्मेशन, कोई नई अनाउंसमेंट आती है वो जल्दी से जल्दी हम आप तक पहुंचा सकते हैं। तो करेंगे क्या, अभी के लिए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड फैला दीजिए उन सभी दोस्तों तक जिनको इसकी जरूरत है, मतलब भाई इस चैनल को शेयर कर दीजिए फटाफट से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट्स के साथ, एन पार्टिकल सिस्टम्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास सबका ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।